हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ विकास कुमार और आप है आर्म्स डिजिटल चैनल पर। हम लोग इस चैनल पे कर रहे हैं 45 डेज में 45 इम्पॉर्टेंट टॉपिक के क्विक रिवीजन। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इंडक्टेंस। सेल्फ और म्यूचुअल दोनों इंडक्टेंस को हम डिस्कस करेंगे और उससे रिलेटेड फिर कुछ पीवाइस क्यूज को सॉल्व करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट राइट अवे विद आवर बेसिक कॉन्सेप्ट रिवीजन। एक छोटा सा रिकैप ले लेते हैं हम लोग, जो पॉइंट्स हमें याद करके क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। तो इंडक्टेंस ये है प्रॉपर्टी ऑफ अ कॉइल, प्रॉपर्टी ऑफ अ इंडक्टर। ठीक है। तो जैसे रेजिस्टर की प्रॉपर्टी रेजिस्टेंस होती है, कैपेसिटर की कैपेसिटेंस होती है, वैसे इंडक्टर की प्रॉपर्टी क्या होती है? इंडक्टेंस। ठीक है। और ये इंडक्टेंस की प्रॉपर्टी आपको क्या बताती है कि जो प्रॉपर्टी होती है इंडक्टर की टू रेजिस्ट द चेंज इन करंट। ठीक है। तो द प्रॉपर्टी ऑफ अ इंडक्टर टू रेजिस्ट, रेजिस्ट नॉट करंट, ध्यान रखना है ये नॉट करंट, रेजिस्ट चेंज इन करंट, ये ज्यादा ध्यान रखना है, चेंज इन करंट। इस प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते हैं? इंडक्टेंस। तो जब भी कोई इंडक्टर करंट के चेंज को रेजिस्ट करता है तो उस प्रॉपर्टी को हम इंडक्टेंस बुलाते हैं। अब ये इंडक्टेंस दो टाइप का होता है जो आपको याद रखना है। एक याद रखना है सेल्फ इंडक्टेंस एंड दूसरा म्यूचुअल इंडक्टेंस। तो सेल्फ इंडक्टेंस उसे बोलते हैं जब ये खुद के करंट को रेजिस्ट करे। तो रेजिस्टेंस टू रेजिस्टेंस टू चेंज इन इट्स ओन करंट, चेंज इन इट्स ओन करंट, ओन करंट। ठीक है। तो जब कोई इंडक्टर या कोई कॉइल या सोलोनॉइड, ये सारे एग्जांपल है इंडक्टर के, जब कोई इंडक्टर खुद के करंट के चेंज को रजिस्ट करता है तो इस प्रॉपर्टी को हम सेल्फ इंडक्टेंस बोलते हैं। वर्ड सेल्फ बिकॉज वो खुद के करंट को कर रहा है। म्यूचुअल इंडक्टेंस इसी से समझ में आ जाता है। म्यूचुअल इंडक्टेंस होता है रेजिस्टेंस टू चेंज इन करंट, चेंज इन करंट ऑफ नेबरिंग कॉइल या नेबरिंग इंडक्टर। नेबरिंग इंडक्टर या नेबरिंग कॉइल, तो इसको हम म्यूचुअल इंडक्टेंस बोलते हैं। तो कोई इंडक्टर अगर अपने साइड में रखे हुए किसी अनदर इंडक्टर, कॉइल या सोलेनॉइड के करंट के चेंज को रेजिस्ट करता है तो उसको हम म्यूचुअल इंडक्टेंस बोलते हैं, क्योंकि वो खुद के करंट के चेंज को रेजिस्ट नहीं कर रहा है, वो नेबरिंग कॉइल के करंट के चेंज को रेजिस्ट कर रहा है। अगर खुद के करंट को रेजिस्ट कर रहा है या चेंज इन करंट को, तो उसको हम सेल्फ इंडक्टेंस बोलते हैं। तो लेट्स स्टार्ट विथ सेल्फ इंडक्टेंस। तो हाउ टू कैलकुलेट सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ ए इंडक्टर? तो ये हमारे सर्किट में इंडक्टर का इस तरह से सिंबल यूज किया जाता है। दिस इज द जनरलाइज सिंबल फॉर इंडक्टर, जिसको हम एल से रिप्रेजेंट करते हैं। तो हम इस तरह से डिफाइन करते हैं, अगर किसी भी करंट इंडक्टर में करंट आई फ्लो हो रहा है, ये इंडक्टर चाहे तो कोई कॉइल हो सकता है, सोलोनॉइड हो सकता है, कोई भी करंट कैरिंग कॉइल हो सकता है। तो उसमें करंट अगर आई फ्लो हो रहा है तो हम बोलते हैं इस कॉइल से जो फ्लक्स एसोसिएटेड है वो कितना होता है? एल इंटू आई होता है। ठीक है, जितना। तो सेल्फ इंडक्टेंस को अगर आप करंट से मल्टीप्लाई करो तो आपको फ्लक्स मिल जाता है, और वहीं से आपका इंडक्टेंस का फॉर्मूला बन जाता है फ्लक्स डिवाइडेड बाय आई। तो अगर आप किसी भी इंडक्टर से जो फ्लक्स एसोसिएटेड है उसको करंट से डिवाइड कर दो तो आपको सेल्फ इंडक्टेंस की वैल्यू मिल जाती है। अब ये जो इंडक्टेंस का जो यूनिट आ जाएगा यहीं से पता चल जाएगा, क्योंकि फ्लक्स जो होता है वेबर में मेजर होता है, करंट जो होता है वो एम्पियर में मेजर होता है। इसकी एसआई यूनिट क्या हो जाएगी? वेबर पर एम्पियर, जिसको हम लोग प्यार से क्या बोलते हैं? वन हेनरी। तो हम इसकी एसआई यूनिट को हेनरी लिखते हैं और कैपिटल एच से रिप्रेजेंट करते हैं। तो अगर आपको किसी का भी इंडक्टेंस निकालना है तो आप क्या करो, उस इंडक्टर का या कॉइल का या सोलेनॉइड का फ्लक्स निकालो, उसको करंट से क्या कर दो? डिवाइड कर दो, तो यू विल गेट द इंडक्टेंस ऑफ दैट इंडक्टर। और अगर आपको इंडक्टेंस ऑलरेडी पता है, जो कि कई क्वेश्चंस में होता है, अगर आपको इंडक्टेंस ऑलरेडी पता है तो उससे आप फ्लक्स निकाल सकते हो फिर डायरेक्टली कि उस इंडक्टर में या उस कॉइल में या सोलेनॉइड में कितना फ्लक्स एसोसिएटेड होगा, दैट इज इक्वल टू एल इंटू आई। तो ये दोनों तरह से सॉल्व किया जा सकता है। अगर किसी इंडक्टर का आपको ऑलरेडी पता है कि इंडक्टेंस कितना है, तो अकॉर्डिंग टू फैराडे लॉस आपको पता ही है कि फ्लक्स चेंज होता है। फ्लक्स चेंज होने पर क्या आता है? इंड्यूस ईएमएफ।
ठीक है, तो इंडक्टर में भी ऐसा ही होता है अकॉर्डिंग सेम एज जैसे हमने फैराडे लॉ में रिवाइज किया था कि किसी भी इंडक्टर में जब फ्लक्स चेंज होता है, फ्लक्स चेंज होता है करंट के चेंज होने पे। तो आप ऐसे बोलोगे अगर करंट इंक्रीजेस तो ऑब्वियसली फ्लक्स एसोसिएटेड विद द कॉइल और इंडक्टर आल्सो इंक्रीजेस व्हिच लीड्स टू इंड्यूस ईएमएफ। तो अगर हमें ये निकालना है कि कितना इंड्यूस ईएमएफ है किसी इंडक्टर में, वी कैन यूज दिस फॉर्मूला इंड्यूस ईएमएफ, जिसको हम बैक ईएमएफ भी बोलते हैं। इंड्यूस ईएमएफ कितना हो जाता है, नेगेटिव ऑफ एल डी आई बाई डी टी। ये आपका इंस्टेंटेनियस है। अगर आपको एवरेज निकालना है कि एवरेज कितना ईएमएफ आया उस इंडक्टर के अंदर बैक ईएमएफ, तो माइनस एल डेल्टा आई बाई डेल्टा टी। ठीक है, ये दोनों फॉर्मूले में अलग अलग टाइम इंटरवल रहता है। तो हम इंस्टेंटेनियस वाला फॉर्मूला तब यूज करेंगे, जैसे ये वाला फॉर्मूला हम तब यूज करते हैं जब हमें किसी एग्जैक्टली पर्टिकुलर मूवमेंट पे निकालना हो कि कितना बैक ईएमएफ है। ये वाला फॉर्मूला हम तब यूज करते हैं जब आपको किसी इंटरवल में निकालना होता है कि कितना ईएमएफ है। तो अगर आपको बोला जाता है फाइंड बैक ईएमएफ एट 5 सेकेंड, मतलब आपको इंस्टेंटेनियस पूछ रहा है एट 5 सेकेंड। बट अगर आपको पूछा जाता है इन 5 सेकेंड, मतलब 0 से लेकर 5 सेकेंड के पूरे इंटरवल में कितना आया वो बैक ईएमएफ बताना है, तो मतलब आपको क्या निकालना है, एवरेज। और एवरेज निकालने के लिए आपको बस चेंज इन करंट को किससे डिवाइड करना है, टाइम इंटरवल से, इनटू ऑब्वियसली सेल्फ इंडक्टेंस है वो यूज कर सकते हैं। टोटल कितनी एनर्जी स्टोर होती है इंडक्टर के अंदर वो हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो किसी भी मोमेंट पे अगर इंडक्टर से आई करंट फ्लो हो रहा है, आई करंट फ्लो हो रहा है, तो जो एनर्जी स्टोर होगा इंडक्टर में दैट इज गिवन बाय हाफ एल आई स्क्वायर, हाफ एल आई स्क्वायर। नॉट टू मेंशन दिस इज द बेस्ट फॉर्मूला टू कैलकुलेट द डायमेंशंस ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस। तो अगर आपको सेल्फ इंडक्टेंस का डायमेंशन निकालना है तो ये फॉर्मूला बेस्ट रहेगा, एनर्जी स्टोर इक्वल टू हाफ एल आई स्क्वायर, सबसे इजीली आ जाता है। इसके अलावा हम बताएंगे सोलोनॉइड का इंडक्टेंस। तो यहाँ पर इस पॉइंट पे दो स्पेशल केस है इंडक्टेंस के, एक सोलोनॉइड और एक टोरॉइड। इनको हम याद रख सकते हैं कि इनके सेल्फ इंडक्टेंस सॉल्व करके कितना आता है। तो इसमें भी वही है, फ्लक्स निकालते हैं, करंट से डिवाइड करते हैं और हमें ये मिल जाता है, दिस इज द सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ अ सोलोनॉइड, म्यू नॉट एन स्क्वायर ए इंटू एल। ए इंटू एल जो है उसको वॉल्यूम भी बोला जाता है, तो नेक्स्ट टाइम उसको याद रखते टाइम आप म्यू नॉट एन स्क्वायर वी भी याद रख सकते हो, जहाँ पे वी जो है वो क्या है, वॉल्यूम है। एन जो है ध्यान रखना है कि एन जो सिर्फ नंबर ऑफ टर्न्स नहीं है, ये नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ है। तो स्मॉल एन का ध्यान देना है, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट क्या है, लेंथ है, तो इसका ध्यान रखना है। ऐसे ही टोरॉइड में हम फ्लक्स निकाल के करंट डिवाइड करते हैं, तो यहाँ पर हमारे पास सेल्फ इंडक्टेंस आ जाता है टोरॉइड का, म्यू नॉट एन स्क्वायर पाई स्मॉल आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 पाई कैपिटल आर। ठीक है, अब जो स्मॉल आर है इसमें वो आपके इंडक्टर का क्रॉस सेक्शनल रेडियस है, जो क्रॉस सेक्शन होगा ना उसका रेडियस है, और जो कैपिटल आर है वो इंडक्टर का मीन रेडियस है। ठीक है, तो आर एम जो आप निकाल सकते हो वो आउटर और इनर रेडियस का हाफ लेके कर सकते हो। तो आर एम जो है मीन रेडियस भी कहलाता है, आर वन प्लस आर टू बाई टू। अगर कोई टोरॉइड बहुत ही थिन दे रखा है जिसमें आर वन अप्रोक्सीमेटली आर टू के बराबर ही दे रखा है, तो ऑब्वियसली यहाँ पर जो मीन रेडियस है वो भी इक्वल टू आर वन या आर टू के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो अगर आपको कोई थिन टोरॉइड दिया हुआ है जिसमें आर वन आर टू सेम दे रखा है, तो ये फॉर्मूला म्यू नॉट एन स्क्वायर, यहाँ पर कैपिटल एन जो है वो अब इस केस में नंबर ऑफ टर्न्स है, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ नहीं है, इस पे ध्यान रखना। ठीक है, तो कैपिटल एन का स्क्वायर पाई आर स्क्वायर 2 पाई आर एम। तो ये दो इंडक्टर सोलोनॉइड और टोरॉइड का सेल्फ इंडक्टेंस याद रख सकते हो एज अ फॉर्मूला। इसके साथ हम एक और चीज याद रखेंगे एनर्जी डेंसिटी के बारे में। तो एनर्जी डेंसिटी तो आपको बताता है, एनर्जी डेंसिटी ये बताता है कि कितनी एनर्जी स्टोर है एक यूनिट वॉल्यूम में। तो इसको डिफाइन किया जाता है, रिप्रेजेंट स्मॉल यू से किया जाता है। इट डिफाइन एज स्टोर एनर्जी, कितनी एनर्जी स्टोर है पर यूनिट वॉल्यूम में। ठीक है, तो स्टोर एनर्जी डी यू डिवाइडेड बाय डी वी, जो कि यूनिट वॉल्यूम के लिए हम यूज कर रहे हैं, तो इसको हम बोलते हैं एनर्जी डेंसिटी। ये सॉल्व करके आता है बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 म्यू नॉट। ठीक है, जहां पे बी जो है ऑब्वियसली मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन, मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ है, दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड। और ऑब्वियसली म्यू नॉट जो है वो आपके फ्री स्पेस का परमिबिलिटी। तो इसको एक और एडिशनल फॉर्मूले की तरह याद रखेंगे, एनर्जी डेंसिटी। ये बताता है कि कितना अमाउंट ऑफ एनर्जी स्टोर है पर यूनिट वॉल्यूम में, 1 मीटर क्यूब में।
तो अगर आपको 10 मीटर क्यूब में निकालना है तो आप अकॉर्डिंगली आप सॉल्व कर सकते हो, डिपेंडिंग ऑन कि मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म है नॉन यूनिफॉर्म है। तो अगर आपका मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म है, जो कि एक स्पेशल केस होगा, तो इस केस में जो टोटल एनर्जी है वो आप सीधा लिख सकते हो बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 म्यू नॉट, ये हो गया पर यूनिट वॉल्यूम। इसको और एक्स्ट्रा वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर दो विच इज एरिया इंटू लेंथ, आपको टोटल वॉल्यूम या एनर्जी स्टोर भी मिल जाएगा। चलो अब हम कुछ एग्जांपल्स पे इन सभी फॉर्मूलाज को अप्लाई करते हैं, स्टार्टिंग विद द फर्स्ट एग्जांपल। इन अ कॉइल, अब कॉइल का मतलब इंडक्टर ही है, ठीक है, इंडक्टर, कॉइल, सोलोनॉइड, ये सारे चीजें क्लोज लूप के ही कैटेगरीज है और इन क्लोज लूप को ही हम इंडक्टर्स बोलते हैं। तो इन अ कॉइल करंट चेंजेस फ्रॉम -2A to +2A in 0.2 seconds induces an EMF of 0.1 volt. The self inductance of the coil is, तो देखो यहाँ पर आपको इंटरवल दे रखा है 0.2 सेकेंड का, आपको एग्जैक्ट मूवमेंट नहीं दिया ना, आपको बोला कि ईएमएफ कितना है इन 0.2 सेकेंड है, इसका मतलब ये वैल्यू एवरेज की है। तो एवरेज ईएमएफ का फॉर्मूला, जिससे हमने आइडेंटिफाई किया कि एवरेज का यूज करना है, तो एवरेज कितना होता है -L डेल्टा I बाई डेल्टा टी। कई बार ये कंफ्यूजन होता है कि माइनस लेके सॉल्व करना है कि नहीं, मेरा एडवाइस यही होगा कि आप माइनस लेके ही सॉल्व करो। लास्ट में अगर आपका माइनस आंसर आता है और ऑप्शन में आपको दिख रहा है कि सारे आंसर पॉजिटिव है, तो विच मीन कि आपको सिर्फ मैग्नीट्यूड लेना था ईएमएफ कैलकुलेट करते टाइम, क्योंकि कई बार सवाल में ऑप्शन में माइनस होता है, कई बार नहीं होता है, क्योंकि हमें यहाँ तो पक्का पता है कि ये तो सेल्फ इंडक्टेंस है, वो तो पॉजिटिव ही होगा, तो हम मॉड लेके सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपको नेगेटिव, अभी हमें इंडक्टेंस की वैल्यू निकालना है, तो मॉड लिखोगे तो ये L टाइम्स मॉड ऑफ डेल्टा टी, इससे फिर नेगेटिव की प्रॉब्लम नहीं आएगी, आप डायरेक्टली अच्छे से सॉल्व कर पाओगे। तो लेट्स कैलकुलेट दिस वैल्यू। तो हम यहाँ पर हमारा ईएमएफ दे रखा है 0.1 वोल्ट L। अब देखो मॉड ऑफ चेंज इन करंट, तो फाइनल माइनस इनिशियल लिखेंगे, फाइनल करंट इज 2A, इनिशियल करंट इज -2A, मतलब डायरेक्शन चेंज था, डिवाइडेड बाय कितने टाइम में 0.2 सेकेंड में, यहाँ पे आ जाएगा आपका पास फाइनल माइनस इनिशियल विच इज -2 डिवाइडेड बाय 0.2। यहाँ से आप सॉल्व कर सकते हो सेल्फ इंडक्टेंस के, ऊपर आ गया 4 डिवाइडेड बाय 0.2 या इंटू 20। ओके, तो यहाँ से L की वैल्यू 1/20 या 1/200। अब क्योंकि सब कुछ ऐसा यूनिट में है तो इसको हेनरी में लिख देंगे, अगर इसको मिली हेनरी में कन्वर्ट करना है तो हम लिख सकते हैं 0.5 इंटू 10⁻², और 5 मिली हेनरी, ठीक है। तो मिली हेनरी में कन्वर्ट कर दिया है ऑप्शन को देखकर, उस टाइम पर क्या हमारे पास ऑप्शन है मिली हेनरी का, इसलिए। तो आप मॉड लगा के कर लो ताकि नेगेटिव आपको ध्यान ना रखना पड़े दोनों साइड जब आप सेल्फ इंडक्टेंस के लिए कैलकुलेट कर रहे हो। चलो अब एक डिस्कस कर लेते हैं म्यूचुअल इंडक्टेंस के कॉन्सेप्ट को। तो म्यूचुअल इंडक्टेंस जिसमें बताया कि एक कॉइल की प्रॉपर्टी होती है कि वो अपने नेबरिंग कॉइल के, ठीक है, नेबरिंग कॉइल की करंट के चेंज को क्या करता है, रेजिस्ट करता है। तो जिस कॉइल में करंट फ्लो होता है उसको प्राइमरी बोलते हैं, और जो कॉइल रेजिस्ट करता है उस करंट को या करंट के चेंज को, उसको सेकेंडरी कॉइल बोलते हैं, ठीक है। और इनके बीच में जो प्रॉपर्टीज होती है उनको हम म्यूचुअल इंडक्टेंस बोलते हैं। तो हम ऐसे म्यूचुअल इंडक्टेंस कैलकुलेट कर सकते हैं। तो म्यूचुअल इंडक्टेंस इज डिफाइंड एट फ्लक्स इन सेकेंडरी डिवाइडेड बाय करंट इन प्राइमरी। तो प्राइमरी के करंट की वजह से कितना फ्लक्स सेकेंडरी में है, अगर आप वो रेशियो लेते हो तो उसका रेशियो म्यूचुअल इंडक्टेंस कहलाता है। आप चाहो तो उसको और एक्सप्रेस कर सकते हो कि फ्लक्स इन सेकेंडरी इक्वल टू क्या हो गया, म्यूचुअल इंडक्टेंस टाइम्स करंट इन प्राइमरी। इस तरह से सॉल्व कर सकते हो। तो अगर आपको फ्लक्स दिया है तो आप म्यूचुअल इंडक्टेंस निकाल लो, बट अगर आपको म्यूचुअल इंडक्टेंस दिया है तो आप फ्लक्स निकाल सकते हो सेकेंडरी में। अब सेकेंडरी कॉइल किसे बोला जाता है वो ध्यान रखना है कि जिसमें सप्लाइड करंट है वो प्राइमरी है, और उसके अलावा जो दूसरा नेबरिंग कॉइल है जो रेजिस्ट कर रहा है उसके करंट के चेंज को, वो आपका सेकेंडरी है। तो उसमें जो फ्लक्स होगा वो म्यूचुअल इंडक्टेंस टाइम क्या होगा, प्राइमरी। यहीं से हम इंड्यूस ईएमएफ निकाल सकते हैं कि ड्यू टू चेंज इन फ्लक्स, क्योंकि जब करंट चेंज होगा तो आपका
फ्लक्स भी चेंज होगा सेकेंडरी में, और फ्लक्स चेंज होगा तो अकॉर्डिंग टू फैराडेज लॉ क्या आएगा उसमें, इंड्यूस ईएमएफ। और इंड्यूस ईएमएफ की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ पर, माइनस एम टाइम्स डी आई बाई डी टी। जैसे वहां पे एल टाइम्स डी आई बाई डी टी होता है, यहाँ पे क्या होगा एम। तो यहाँ पे इंड्यूस ईएमएफ इन सेकेंडरी इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट इन प्राइमरी। इसी तरह से सेम एवरेज और ईएमएफ यहाँ पर डिस्कस कर सकते हैं, जैसे कि इंस्टेंटेनियस जो होगा आंसर माइनस एल डी आई बाई डी टी, और अगर एवरेज निकालना है तो एवरेज हो जाएगा, सॉरी एल नहीं एम आएगा यहाँ पर, माइनस एम। एवरेज निकालना है तो माइनस टाइम्स एम डेल्टा आई अपॉन डेल्टा टी। ये आप कैलकुलेट कर सकते हो बैक ईएमएफ कितना आएगा म्यूचुअल इंडक्टेंस की प्रॉपर्टी की वजह से। ठीक है, कुछ कॉमन म्यूचुअल इंडक्टेंस और जो रिलेशन है वो हम आगे देखते हैं। तो अगर हमारे पास दो कॉइल्स हैं L1 और L2, इनके सेल्फ इंडक्टेंस है और इनके बीच में कुछ ना कुछ म्यूचुअल इंडक्टेंस भी है, जिसकी वजह से एक दूसरे को रेजिस्ट करते हैं। तो सेल्फ इंडक्टेंस बताता है खुद के करंट को चेंज को रेजिस्ट करते हैं, म्यूचुअल इंडक्टेंस बताता है अपने नेबरिंग कॉइल के करंट को चेंज को रेजिस्ट करते हैं। तो देयर इज डेफिनेटली अ रिलेशनशिप बिटवीन देम, और ये फॉर्मूला आता है m इक्वल टू क्या आता है k टाइम्स L1 अंडर रूट ऑफ L1 इंटू L2। यहाँ पे k जो है वो कोएफिशिएंट ऑफ कपलिंग कहलाता है, या कपलिंग कोएफिशिएंट कहलाता है, विच इज इन द रेंज, ये बिलोंग करता है इन द रेंज ऑफ 0 to लेकर 1 पे। ये जो कोएफिशिएंट ऑफ कपलिंग है ये ओरिएंटेशन पे डिपेंड करता है, ओरिएंटेशन पे डिपेंड करता है। ये जो आपके कॉइल्स के ओरिएंटेशन होते हैं कि इनका ओरिएंटेशन आपस एक दूसरे के रिस्पेक्ट में कितना है। ये मैक्सिमम 1 हो सकता है और मिनिमम कितना हो सकता है 0। ये चीज डिफाइन करने के लिए हम ऐसे इसका डेफिनेशन होता है कि आपका जो कोएफिशिएंट ऑफ कपलिंग है वो इक्वल होता है फ्लक्स एसोसिएटेड विद द सेकेंडरी कॉइल डिवाइडेड बाय फ्लक्स एसोसिएटेड विद द प्राइमरी कॉइल। दैट इज द रेशियो जिससे डिस्क्राइब होता है कि कोएफिशिएंट ऑफ कपलिंग कितना आता है, और ये मैक्सिमम वैल्यू 1 हो सकता है। ठीक है, मैक्सिमम 1 हो सकता है। चलो अब हम क्वेश्चन आगे कंटिन्यू करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द करंट इन द इंडक्टर इज गिवन बाय दिस वैल्यू। तो आपको एक इंडक्टर दे रखा है और इस इंडक्टर से पास होने वाला करंट दे रखा है। तो करंट कितना दिया, 3t + 8 ये करंट दे रहा है, और ये वेरिएबल करंट है। ठीक है, वेरिएबल करंट है। द मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस ईएमएफ प्रोड्यूस इन द इंडक्टर इज 12 मिली वोल्ट। तो आपको अगेन सेल्फ इंडक्टेंस पूछा है, चलो सॉल्व करते हैं। तो आपको राइट नाउ दे रखा है मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस ईएमएफ। तो मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस ईएमएफ कितना होता है, एल डी आई बाई डी टी। अब क्योंकि यहाँ सिर्फ इन्होंने मैग्नीट्यूड दे रखा है तो मैं यहाँ पे मॉड ले लूंगा, मॉड ऑफ ई इक्वल टू मॉड टाइम्स एल डी आई बाई डी टी। ठीक है, अब वैल्यूज को पुट करते हैं। तो इंड्यूस ईएमएफ हमें यहाँ पे दे रखा है 12 मिली वोल्ट, तो 10⁻⁻³ सेल्फ इंडक्टेंस हमें कैलकुलेट करना है, और डी आई बाई डी टी क्या है, डिफरेंशिएशन है इस करंट का। ठीक है, तो इस करंट को डिफरेंशिएट करोगे तो डी आई बाई डी टी रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट इक्वल टू कितना आ जाएगा 3। तो यहाँ पे आ गया 3, तो यहाँ से एल की वैल्यू आ गया 4 मिली हेनरी। हम यहाँ पर प्राइमरी और सेकेंडरी क्यों नहीं लिख रहे, क्योंकि ये सेल्फ इंडक्टेंस का क्वेश्चन है। सेल्फ इंडक्टेंस में एक ही कॉइल होता है और वो खुद के ही करंट को रेजिस्ट करता है। तो ये जो ईएमएफ है वो उसी कॉइल का है जिस कॉइल का करंट है। तो सेल्फ इंडक्टेंस के टाइम हमें प्राइमरी सेकेंडरी वर्ड यूज नहीं करना पड़ता। तो यहाँ पर हमारा आंसर इस क्वेश्चन के लिए 4 मिली हेनरी हो जाएगा। नेक्स्ट, टू कॉइल्स हैविंग म्यूचुअल इंडक्टेंस। तो म्यूचुअल इंडक्टेंस दे रखा है, द करंट चेंजेस इन द फर्स्ट कॉइल अकॉर्डिंग टू दिस इक्वेशन। तो ओके, फर्स्ट कॉइल में करंट दे रखा है जो चेंज हो रहा है, तो लेट्स ड्रॉ कॉइल। ठीक है, इसमें करंट ऑलरेडी गिवन है, दिस करंट इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी। ठीक है, द फर्स्ट कॉइल, और जो दूसरा कॉइल है उसके साइड में नेबरिंग कॉइल जो है। अब यहीं से पता चल जाता है कि इन दोनों में से प्राइमरी किसको बुलाना है और सेकेंडरी किसको बुलाना है। तो जो जिस कॉइल में करंट फ्लो हो रहा है वो प्राइमरी, और जो उसके साथ नेबर में है वो सेकेंडरी, जिसमें एक्चुअली इंड्यूस ईएमएफ आएगा जो हम कैलकुलेट करेंगे अगर पूछा होगा तो आई नॉट साइन पाई करंट उरंट दे रखा है। द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ इंड्यूस ईएमएफ इन द सेकेंड कॉइल पूछा है। ठीक है, मैक्सिमम वैल्यू। तो हमें पता है हमारा कंसेप्ट क्या है,
इंड्यूस ईएमएफ इन सेकेंडरी, जो कि नेक्स्ट वाला सेकेंड वाला है, सेकेंडरी कॉइल इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ एम डी आई पी बाई डी टी। डी आई पी बाई डी टी क्या है? आपका जो प्राइमरी का करंट है उसका रेट ऑफ चेंज बताना। तो ये रहा प्राइमरी का करंट, इसका रेट ऑफ चेंज निकाल लेते हैं। तो देखो डी आई पी बाई डी टी, प्राइमरी का रेट ऑफ चेंज कितना होगा? यहाँ पर आई नॉट साइन ओमेगा टी लिखना पड़ेगा डिवाइडेड बाई डी टी। तो कितना आ जाएगा? आई नॉट ओमेगा कॉस ओमेगा टी। ये आपका रेट ऑफ चेंज आ गया। अब यहाँ से इंड्यूस ईएमएफ निकालते हैं। इंड्यूस ईएमएफ मॉड कर रहा हूँ क्योंकि आपको सिर्फ मॉडुलस दे रखा है इंड्यूस ईएमएफ का। ये हो गया एम टाइम्स मॉड ऑफ डी आई पी बाई डी टी। अब यहाँ पे कैलकुलेट कर लेते हैं। म्यूचुअल इंडक्टेंस आपको दे रखा था सवाल में, दैट इज 2 मिली हेनरी दे रखा है, 2 मिली हेनरी इंटू ये कितना है? आई नॉट ओमेगा कॉस ओमेगा टी। एक काम करते हैं, इसको एम ही रखते हैं, लास्ट में पुट कर देंगे। तो यहाँ से आपका आ गया ईएमएफ। तो कितना ईएमएफ सेकेंडरी में या सेकेंड कॉइल में है? वो हो गया एम आई नॉट ओमेगा कॉस ओमेगा टी। अब इसकी मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है, तो सेकेंडरी में जो मैक्सिमम वैल्यू आएगी वहां आप देख सकते हो कॉस की वैल्यू मैक्सिमम कितनी हो सकती है? 1 मैथमेटिकली। तो मैक्सिमम वैल्यू ईएमएफ की कितनी आएगी? एम टाइम्स आई नॉट इंटू ओमेगा। बस यहाँ पुट कर दो 10⁻³ आई नॉट की वैल्यू आपको दे रखी है 5, ओमेगा की वैल्यू 50 पाई। तो 5 इंटू 50 पाई। यहाँ से सॉल्व कर लो, आपको वोल्ट में आंसर मिल जाएगा। शायद हमें यूनिट जो है वो वोल्ट में रखना है। पाई बाय अल्फा वोल्ट, तो अल्फा की वैल्यू बतानी। तो अल्फा कितना आ जाएगा? 52 10 ये 10 हो गया, 10⁻², 50 पाई, तो दैट इज पाई बाई 2। अल्फा की वैल्यू कितना आ गया? वोल्ट्स में ये आया है, तो अल्फा की वैल्यू 2 आ जाएगी। A solenoid, next question. A solenoid having a area A, length L is filled with a material having relative permittivity। ठीक है, तो ध्यान रखना है, ये एक नया टर्म हम यहाँ पर ला रहे हैं, रिलेटिव परमिटिविटी, जिसको हम म्यू आर से भी रिप्रेजेंट करते हैं, जिसकी वैल्यू होती है जिसकी वैल्यू अभी 2 दे रखे है। ठीक है, इसका ध्यान रखना है, 2 दे रखे है। द मैग्नेटिक एनर्जी स्टोर इन द सोलोनॉइड कितना होगा? तो पहली चीज हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि जो सोलोनॉइड के अंदर मैग्नेटिक फील्ड होता है वो म्यू नॉट एन आई होता है लॉन्ग सोलोनॉइड के लिए, और ये यूनिफॉर्म होता है। ठीक है, ये यूनिफॉर्म होता है। अब यहाँ पर हम मैग्नेटिक डेंसिटी वाला फॉर्मूला यूज करेंगे कि एनर्जी स्टोर पर यूनिट वॉल्यूम, एनर्जी स्टोर पर यूनिट वॉल्यूम इक्वल टू किसके बराबर होता है? b² डिवाइडेड बाई 2। अब यहाँ पे म्यू नहीं लिखेंगे, हम क्या लिखेंगे? सॉरी, म्यू नॉट नहीं लिखेंगे, सिर्फ म्यू लिखा जाएगा उस मीडियम का। अब क्या होता है, सोलोनॉइड के अंदर जब तक फ्री स्पेस है, वैक्यूम है, तब तक तो म्यू नॉट आया, बट इस बार फ्री स्पेस नहीं है ना, अब यहाँ मटेरियल फिल कर दिया। तो अब म्यू की वैल्यू कैसे निकालेंगे? तो म्यू की वैल्यू होता है, जो परमेबिलिटी होता है वो होता है म्यू आर टाइम्स म्यू नॉट। किसी भी मीडियम के लिए अगर आपको म्यू निकालना है तो म्यू आर ऑलरेडी गिवन है रिलेटिव परमेबिलिटी, तो आपका म्यू की वैल्यू इस केस में आ जाएगा 2 टाइम्स ऑफ म्यू नॉट। तो यहाँ पे हम सॉल्व करेंगे, कितना आ जाएगा? b² डिवाइडेड बाई 2 म्यू नॉट, सॉरी 2 एक ऑलरेडी है और 2 म्यू नॉट एक्स्ट्रा आया, तो ये कितना आ गया? b² डिवाइडेड बाई 4 म्यू नॉट। अब ये 4 म्यू नॉट आ गया। अब बट ये हमारा फुल आंसर नहीं है क्योंकि ये पर यूनिट वॉल्यूम है। अब इसको वॉल्यूम से आगे मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो टोटल एनर्जी जो स्टोर होगा वो किसके बराबर हो जाएगा? b² डिवाइडेड बाई 4 म्यू नॉट इंटू वॉल्यूम, और वॉल्यूम कितना होगा? एरिया इंटू लेंथ। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा टोटल एनर्जी स्टोर के लिए इनसाइड द इंडक्टर। तो आपको इसमें एक्स्ट्रा क्या हमने सीखा है जो ध्यान रखना है, अगर वैक्यूम नहीं दिया है तो आप रिप्लेस करो म्यू नॉट को म्यू से बाय मल्टीप्लाइंग म्यू आर। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे हम लोग एक स्टेप। चलो नेक्स्ट एग्जांपल है 12 वोल्ट बैटरी कनेक्टेड टू अ कॉइल ऑफ रेजिस्टेंस 6 ओम। ओके, तो हम लोग यहाँ पे कॉइल मतलब इंडक्टर, इसको एक रेजिस्टर से कनेक्ट कर देते हैं। तो ये है 6 ओम, और यहाँ पर एक बैटरी दे रखा है, आपको कनेक्ट किया है 12 वोल्ट की बैटरी से। ठीक है, और इसमें एक कांस्टेंट करंट फ्लो हो रहा है इनसाइड द सर्किट। ठीक है, कांस्टेंट करंट दे रखा है अब इसके अंदर, तो ठीक है, कांस्टेंट करंट फ्लो हो रहा है।
अभी राइट नाउ कांस्टेंट करंट को आई नॉट ले लेते हैं। इस करंट को हम स्टडी करंट भी बोलते हैं, ठीक है। ये जो कांस्टेंट करंट होता है ना, इसको स्टडी करंट भी बोला जाता है, स्टडी स्टेट करंट भी बोला जाता है। इस सर्किट में इसको एलआर सर्किट का नाम देते हैं। और इस करंट की जो वैल्यू आती है कांस्टेंट होने पर, वो आती है वी बाय आर, जैसे ओम्स लॉ में रहता है वी बाय आर। जितना वोल्टेज है डिवाइडेड बाय जितना रेजिस्टेंस है, तो ये कितना हो गया, वोल्टेज है 12 डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस 6, तो दैट इज इक्वल टू 2 एम्पियर। ये आई नॉट की वैल्यू है, ठीक है, जो स्टडी करंट है। अब आपको बोला है कि द स्विच इज ओपन इन 1 मिली सेकेंड, तो हमने क्या किया, इसका स्विच जो है वो ओपन कर दिया। तो अगर कहीं से अगर स्विच ओपन कर देंगे तो करंट कितना हो जाएगा, 0। तो सडनली 1 मिली सेकेंड के अंदर हमने इसका स्विच ओपन करके इस करंट को 0 कर दिया। तो आपको पूछा है कितना ईएमएफ इंड्यूस होगा कॉइल में, या इंड्यूस दे रखा है, हमें सेल्फ इंडक्टेंस निकालना है। तो देखो कैसे कैलकुलेट करेंगे। पहले ये आपके पास इंडक्टर था जिसके अंदर करंट था 2 एम्पियर, ये करंट था, और मान लो सेल्फ इंडक्टेंस एल, ठीक है, इस तरह से। अब सडनली आपने करंट को क्या कर दिया, 0 कर दिया। करंट को कितना कर दिया, 0 कर दिया। कितने सेकंड में, 1 मिली सेकेंड में। तो क्या हम ये निकाल सकते हैं कि एवरेज ईएमएफ कितना आएगा, क्योंकि यहाँ पे इंटरवल दिया है इसलिए हम एवरेज लिखेंगे। तो एवरेज ईएमएफ कितना आता है मॉड में, एल डी आई बाई डी टी। इसको यूज करके देखते हैं। तो ये आपको 20 दे रखा है, आई थिंक, लेट मी चेक। 20 वोल्ट्स दे रखा है। इंडक्टेंस हमें कैलकुलेट करना है। अब देखो, सॉरी यहाँ डी आई बाई डी टी नहीं, डेल्टा आई बाई डेल्टा टी, बिकॉज ये इंटरवल दे रखा है। डेल्टा आई बाई डेल्टा टी, तो चेंज कितना हुआ वो चेक कर लेते हैं। तो फाइनल करंट इज 0, इनिशियल करंट कितना था 2, जो स्टेडी स्टेट में मेंटेन था, डिवाइडेड बाय कितना हुआ, 1 मिली सेकेंड में ये चेंज हुआ है, तो 1 मिली सेकेंड नीचे की तरफ। तो ये सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, 20 इक्वल टू एल टाइम्स 2 डिवाइडेड बाई 10⁻³ तो आपका एल की वैल्यू आ जाएगा 10 इंटू 10⁻³ हेनरी, या बोल सकते हो 10 मिली हेनरी, ठीक है। तो इसमें आप कैलकुलेट कर सकते हो, इतना आएगा। तो जैसे ही आप करंट स्विच करो, ऑफ करोगे, करंट में चेंज आएगा, और करंट में जब चेंज आता है तो फ्लक्स में चेंज आता है, जिसकी वजह से इंड्यूस्ड ईएमएफ आता है। तो हम इस बैक ईएमएफ के फॉर्मूले से कैलकुलेट कर सकते हैं कि कितना इंडक्टेंस होगा। ओके, नेक्स्ट हमारे पास the current in a coil of self inductance to increasing according to this rate. Okay, increasing दे रखा है। The amount of energy spent during the period when the current changes from 0 to 2 एम्पियर। तो जब करंट 0 से 2 एम्पियर चेंज होता है तो हमें वर्क डन करना पड़ता है, क्योंकि इंडक्टर अलाउ नहीं करता है, या इंडक्टर रेजिस्ट करता है। हाँ, इंडक्टर का काम ही ये है कि रेजिस्ट करना करंट को चेंज को। तो जब हमें करंट चेंज करना होता है इन रियल लाइफ, तो हमें एक्स्ट्रा एनर्जी स्पेंड करना पड़ता है, और एक्स्ट्रा एनर्जी या वर्क डन करना पड़ता है। वो जो एक्स्ट्रा वर्क डन है या एक्स्ट्रा एनर्जी स्पेंड जो है, एक्स्ट्रा एनर्जी स्पेंड, वो जाकर इंडक्टर में स्टोर हो जाता है। दैट इज इक्वल टू स्टोर एनर्जी, स्टोर एनर्जी इन इंडक्टर। तो अगर आपको कभी भी ये पूछा जाता है कि कितना वर्क डन करना पड़ रहा है करंट को चेंज करने के लिए, 0 से 2 एम्पियर तक चेंज करना है, या कितना एक्स्ट्रा एनर्जी स्पेंड करनी पड़ रही है, तो मतलब आपको इनडायरेक्टली ये पूछा है कि कितना एनर्जी स्टोर है इंडक्टर में उस मोमेंट तक। तो जो इंडक्टर में एनर्जी स्टोर होता है वो हाफ LI² होता है, वहां से डायरेक्ट कैलकुलेट कर सकते हैं। यहाँ से लेंथ, सॉरी, इंडक्टेंस जो है वो हमें दे रखा है। इंडक्टेंस कितना दिया है, 2 हेनरी, और करंट इज ऑल्सो 2, है ना। जो फाइनल करंट है वो लेना है, जो चेंज करके हमने कांस्टेंट बना दिया है। तो अगर आपके इंडक्टर में 2 एम्पियर करंट फ्लो हो रहा है, तो इतना एक्स्ट्रा वर्क डन या इतना एनर्जी स्पेंड करना पड़ा होगा, दैट इज इक्वल टू 4 जूल, ठीक है। 4 जूल तक हमें एनर्जी एक्स्ट्रा स्पेंड करना पड़ा है करंट को चेंज करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो सब दोनों सेम ही है तो एक साथ कर लेते हैं। ये म्यूचुअल इंडक्टेंस का क्वेश्चन है, तो आपको ऐसे बहुत सवाल दिख जाएंगे। तो ये वाला सवाल हो, ये वाला क्वेश्चन हो, ये वाला क्वेश्चन हो, सब सेम तरीके से सॉल्व होंगे। इसमें सब में क्या होते हैं, आपको 2 कॉइल्स दिए होते हैं, एक बाहर आउटर कॉइल और एक इनर कॉइल। हो सकता है दोनों रेक्टेंगल हो सकता है दोनों सर्कुलर हो, जैसे इस सवाल में आई थिंक दोनों सर्कुलर है, या दोनों रेक्टेंगल है। इस केस में एक रेक्टेंगुलर या स्क्वायर है और बाहर वाला क्या है, सर्कल है।
अंदर। तो इस तरह के सभी क्वेश्चंस को कैसे किया जाए ये हम देखते हैं, एक साथ ही हम देखेंगे। तो हमारे पास एक आउटर कॉइल होगा हमेशा और एक इनर कॉइल होगा। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, आउटर कॉइल की वजह से, आउटर कॉइल में या मान लो आउटर कॉइल में करंट आई मानेंगे, ठीक है, आई मानेंगे। आउटर कॉइल में करंट आई मानेंगे, ऑलवेज आउटर कॉइल में ही मानना है आई करंट। जैसे आई करंट मानोगे, अब हमें निकालना है कि इसकी वजह से कितना मैग्नेटिक फील्ड आएगा सेंटर पे। तो हमें निकालना है मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर, ठीक है। और इसके लिए आप हमारा मैग्नेटिक फील्ड वाला जो वीडियो है वो भी देख सकते हो। तो मैंने उसमें बताया था कि मैग्नेटिक फील्ड कितना आता है। तो जैसे सर्कुलर कॉइल के लिए कितना आता है, म्यू नॉट आई अपॉन 2 इंटू आर। कंसिडरिंग इसमें अगर नंबर ऑफ टर्न्स n1 है तो आप n1 भी यहाँ मल्टीप्लाई कर दो, तो ये टोटल मैग्नेटिक फील्ड आ गया सर्कुलर कॉइल आउटर की वजह से सेंटर पे। जैसे ही आ जाए, अब हमें क्या निकालना है, फ्लक्स। तो फ्लक्स क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड जो सेंटर पर है जहां पर आपका दूसरा कॉइल रखा हुआ है, छोटा वाला कॉइल, इनटू उसके एरिया से। अब क्योंकि ये जो है वो अब आपका स्क्वायर कॉइल है, ये अभी आपका स्क्वायर कॉइल है एल, ये कितना आ जाएगा, एल स्क्वायर, ठीक है, इंटू कॉस जीरो। कॉस जीरो क्योंकि दोनों का एंगल सेम है, ये आ गया फ्लक्स। अब इसको क्या करना है, म्यूचुअल इंडक्टेंस निकालने के लिए ये जो फ्लक्स आया है जो कि सेकेंडरी का फ्लक्स है, और यहाँ करंट जो है वो प्राइमरी का था, उसको करंट से डिवाइड करना है, बस आंसर हो जाएगा। तो अब इसको डिवाइड करो, देखो कितना आता है। तो मैग्नेटिक फील्ड N1 म्यू नॉट आई तो उड़ गया, क्या बचा नीचे 2R, और इंटू क्या बचा एल स्क्वायर, ठीक है। दिस इज द म्यूचुअल इंडक्टेंस। एक चीज और, अगर नंबर ऑफ टर्न्स अंदर वाले का N2 दे रखा है, जैसे बाहर वाले का N1 था N2, तो यहाँ फ्लक्स निकालते टाइम N2 से मल्टीप्लाई कर देना, बिकॉज एक कॉइल की वजह से बी ए कॉस थीटा होता है। तो टोटल अगर N2 कॉइल्स है, नंबर ऑफ टर्न्स है, तो N2 हो जाएगा। और इसी फॉर्मूले में यहाँ पर N1 की जगह क्या आ जाएगा, N1 इंटू N2, ठीक है। बट ये करने का तरीका ही याद रख सकते हो, क्योंकि हर एक शेप में डिफरेंट आंसर आएगा। अगर दोनों स्क्वायर कॉइल है तो अलग आंसर आएगा, क्योंकि दोनों इसमें क्या होता है, सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड कितना आता है, 2√2 म्यू नॉट आई बाई पाई एल। तो इसमें अलग मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर है। इसमें भी सेम मैग्नेटिक फील्ड सेंटर पे सेम है, बट अंदर सर्कुलर एरिया पाई आर स्क्वायर आएगा। तो आप इस तरह से सारे क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हो, बस आप ये मेथड दिमाग में रखो, ठीक है। पहले बाहर वाले में आई करंट मानना है, तो इसलिए बाहर वाला प्राइमरी बन जाता है। फिर उससे सेंटर पे फील्ड निकालना है, जो कि आप फील्ड वाले टॉपिक से निकाल सकते हो। फिर आपको अंदर वाले लूप में फ्लक्स निकालना है, जो कि बी ए कॉस थीटा से आ जाएगा विद नंबर ऑफ टर्न्स, एंड देन डिवाइड कर दो। वो जो भी फ्लक्स आया है उसमें एक करंट का जो रूट टर्म होगा वो डिवाइड करोगे, हट जाएगा। बाकी टर्म जो है वो सारा क्या हो जाएगा, म्यूचुअल इंडक्टेंस का वैल्यू हो जाएगा। तो इसी तरह से रेस्ट ऑफ द पीवाईक्यूज भी ट्राई करो, आपको काफी सिमिलर पीवाईक्यूज दिखेंगे और इजीली सॉल्व कर पाएंगे अगर आपने इन पर अच्छे से रिविजन कर लिया। इसी तरह से नेक्स्ट वीडियो भी मैं एक नए टॉपिक के साथ लेके आऊंगा, जिसमें हम लोग फिर से क्विक रिवीजन करेंगे। आई होप ये टॉपिक आपको अच्छे से क्लियर हो गया। आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो।